सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आशीष मैथानी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद आशीष मैथानी में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पहली इकाई यानी वर्ण के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण, उसके भेद और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप बड़ी आसानी से वर्णों के उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान। आइए शुरू करते हैं। पहले वर्ण को जान लेते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। आ जो है निषेधवाचक उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है नहीं, जैसे असत्य, अहिंसा, इस तरह अक्षर यानी जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते या जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हम उसको अक्षर कहते हैं। इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जैसे अ, ख, सा, रा, ना, ये सब क्या है? अक्षर है। अब बात करते हैं वर्णों की, वर्णमाला की। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है, इस क्रमबद्ध एक के बाद एक सही क्रम में जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। अब जान लेते हैं वर्णों के भेद के बारे में। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। पहला भेद है हमारा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11, जो क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, यानी जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनका जो उच्चारण काल होता है उसको मात्रा काल कहते हैं। मात्रा काल का अर्थ होता है जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं, पलक झपकाने का जो समय है वो मात्रा काल कहलाता है। तो इनकी क्या हुए? एक मात्रा काल है। इनका काल क्या है उच्चारण का? एक मात्रा काल। और ये जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। कई भी परीक्षाओं में अगर पूछ दे कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं तो वो हैं 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। इसके बाद दूसरा भेद आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना। तीसरे होते हैं प्लुत स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, यानी इनकी मात्रा 3 होती। 3 का मात्रा काल क्या है? 3 है। 3 मात्रा काल है। जैसे ओम, इनका इस्तेमाल इतना संबोधन आदि में होता है। जैसे राम, हिंदी भाषा में इनका इस्तेमाल क्या है? ना के बराबर है। अब बात करते हैं अयोगवाह की। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। जो अंग और अह 2 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में वो क्या हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनकी जगह स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले होती है, यानी स्वरों के बाद लिखे जाते हैं और व्यंजनों से पहले हिंदी वर्णमाला में। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग भी कहते हैं। अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं और आह को विसर्ग कहा जाता है। आ के योग से बनने के कारण ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनका जो निर्माण होता है वो आ के योग से होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम अयोगवाह पड़ा। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन है क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? आधे। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर छिपा होता है। जैसे अगर आप उच्चारण करें क, तो आपको क के साथ साथ आ का जो ध्वनि है वो भी सुनाई देगी। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसको हल चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले संयुक्त स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन। तो आइए एक एक करके इनके भेदों को जानते हैं। स्पर्श व्यंजन।
जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान पर से स्पर्श होकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है क से मा तक होते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर, इसलिए क से म तक कितने हो गए? 25 हमारे वर्ण हो गए। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच में होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित, जो स्वर और व्यंजनों की मध्य स्थित हैं, ऐसे व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी होगी, या और व दो ऐसे व्यंजन हैं जिनको अर्धस्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि कौन से 2 व्यंजन हैं जो अर्धस्वर के माने जाते हैं, तो वो व्यंजन है या और वह। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से जो हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, यानी इन वर्णों को जब हम बोलेंगे तो मुंह से गर्म हवा बाहर आएगी, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब अपने हाथ को उल्टा कीजिए, मुंह के पास ले जाइए और उच्चारण कीजिए श, श, श और ह। जब आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो हवा आ रही है वो क्या है? गर्म है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 व्यंजन जो हैं वो ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। अब होते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन भी हैं। अब जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो क्ष जो है क और श के योग से बनता है, ऐसे त्र, त और रा के योग से, ज्ञ, ज और य के योग से, स्र, श और रा के योग से। इनके अलावा हिंदी में कुछ आगत वर्ण भी हैं जो हैं ड और ढ, जो उर्दू भाषा से हिंदी वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। इनका इस्तेमाल भी प्रचुर मात्रा में हिंदी में किया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर जो वर्णों की संख्या है वो होती है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब पढ़ लेते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। आ, क वर्ग, ह और विसर्ग यानी अह जो उच्चारण स्थान होता है कंठ यानी गला, गले से इनका उच्चारण किया जाता है। ई, च वर्ग, या और शा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालब यानी तालु, तालु से इनको कहा जाता है। फिर है री, ट वर्ग, रा और शा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। ता वर्ग, ला और सा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत्य है। ऐसे ऊ पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ यानी होंठों से की सहायता से बोले जाते हैं। ए, ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ और तालव्य, कंठ तालु से इनको कहा जाता है। और औ को कंठोष्ठ यानी कंठ और होंठों की सहायता से कहा जाता है। वा को दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ से कहा जाता है, इनका दंतोष्ठ इसको कहते हैं। अंग यानी अनुस्वार, गा, या, ण, न, म, इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। आपको ध्यान देना है कि कवर्ग में भी ग आता है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों कहे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ चवर्ग में आता है तो इसका उच्चारण तालव्य भी है और नासिका भी। इसी तरह ये 5 वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। अब इस तरह याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो हमने इनको आपकी सहायता के लिए, आसान बनाने के लिए इनको एक गीत के माध्यम से इनको परिवर्तित किया है ताकि आप इसको बड़ी आसानी से याद कर लें। अब मैं आपको गीत सुनाता हूँ, आप उस गीत को बड़े ध्यान से सुनिए और इस गीत को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी कभी इनको पहचानने में परेशानी न हो। हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान बताते हैं हम तुम्हें बताते हैं, किस वर्ण को कैसे कहते हैं हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। आ का वर्ग हा वर्ण को हम तो कंठ से कहते हैं,
ईच वर्ग यस को हम तो तालव्यस कहते हैं। रीट वर्ग रस वर्ण को हम मूर्धन्य ही कहते हैं। मूर्धन्य ही कहते हैं। हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। लत वर्ग सा को तो हम सब दंत्य से कहते हैं। उपवर्ग को ओष्ठ से कहते सभी ये जानते हैं। यम गणना अनुस्वार को हम नासिक बुलाते हैं। हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। ए ऐ को कंठ तालु से ओ औ को कंठोष्ठ्य। ए ऐ को कंठ तालु से ओ औ को कंठोष्ठ्य। वा को तो हम सभी कहते हैं यही दंतोष्ठ्य। वा को तो हम सभी कहते हैं यही दंतोष्ठ्य। इसी तरह हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं। इसे कभी ना भूलोगे तुम, हम आशा करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए और समझते रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।